13,000 फुट की ऊंचाई पर हवलदार हंगपन दादा उत्तरी कश्मीर सर्वोच्च वीरता सम्मान अशोक चक्र दिया गया है। नमस्कार, मैं पवन कुमार वर्मा। आप लोगों को मेरा चैनल हिंद शक्ति पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये ऐसा कहानी है जो हमारे देश से प्रेरित है और हमारे देश के जवानों के लिए समर्पित है। हमारे देश की सीमाओं पर हमारे देश की सुरक्षा और हमारे जीवन की रक्षा करते करते बहुत से सैनिक शहीद हो जाते हैं। ये घटना होती रहती है। अभी कुछ दिन पहले ही कश्मीर रेंज पे कुछ हमारे सैनिक शहीद हो चुके हैं, लेकिन ये हम लोगों को लगता है कि ये आम दिन की घटनाएं हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमेशा घटती रहती है और हमेशा हमारे सैनिक शहीद होते रहते हैं, लेकिन उनकी कुर्बानियां व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। आज हमारे देश के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीर सैनिकों की शहादत को भूलते जा रहे हैं, जो अपने जान की परवाह किए बिना हमारी सुरक्षा करते हैं, हमारे सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। हम उनकी कुर्बानियों को भूलते जा रहे हैं। जो -15 डिग्री सेल्सियस जैसे तापमान पर खड़े होकर हमेशा हमारी सुरक्षा के भावनाओं का चिंतन करते रहते हैं, हम उनको भूलते जा रहे हैं। जो कड़कड़ा देने वाली ठंड -15 डिग्री सेल्सियस पे मोर्चा संभाले, हमारे दुश्मनों से लोहा लेने के लिए हमेशा तैयार होते हैं, जो हमारे जीवन की कुशल मंगल होने की कामना करते रहते हैं, हम उनकी शहादत को भूलते जा रहे हैं। इसलिए मैंने यह विचार किया है कि मैं आप लोगों को उनकी कहानियों से प्रेरित करते रहूंगा, कैसे वे सीमाओं पे हमारी सुरक्षा के लिए लड़ते हैं, शहीद होते हैं, लेकिन हम उनकी शहादत को भूल जाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आए दिन प्रत्येक दिन सीमाओं पर जो जवान शहीद होते रहते हैं, ये हमेशा हम लोग को ऐसा लगता है कि वो आम जीवन हो गया है, लेकिन उनके माता पिता, उनके भाई, उनके बंधु, उनकी पत्नी, उन सभी से पूछे कि उनके दिलों पे क्या गुजरती है। आज मैं आपको उन शूरवीर की कहानी सुनाना चाहता हूं, जो शहीद होने के बाद भी, जिनको गोली भी लगी और शहीद भी हो गए, लेकिन उनकी बंदूकें बोलती रही। उनकी बंदूक दुश्मनों पर गोलियों की बौछार करती रही। उनका शव बर्फ की जमीन पर, बर्फ के सफेद चादर पर पड़ा हुआ था, लेकिन उनकी बंदूकें दुश्मनों को जवाब दे रही थी। आज उस वीर सेनानी, सच्चे देशभक्त की गाथा सुनाना चाहता हूँ, उनकी कहानी सुनाना चाहता हूँ कि कैसे वो आतंकवादियों से लड़ते लड़ते देश के खातिर शहीद हो गए। मौत के आगोश में जाने के बाद भी उनकी बंदूकें 30 राउंड फायर करती रही। 7.62 mm की गोली दुश्मनों के छाती चीरती हुई निकलती रही। वह एक ऐसे भारतीय जवान थे जिनके बारे में कहा जाता है कि जब वो किसी आतंकवादियों को सूचना उनको मिलती थी, या फिर किसी आतंकवादियों के विषय में उनको जानकारी मिलती थी, या देशद्रोहियों के विषय में जानकारी मिलती थी, तो उनके ऊपर भूत सवार हो जाता था कि कैसे उस आतंकवादी को, कैसे उस दुश्मन को क्या सफाया किया जाए। हम आज उनका ही एक कहानी सुना। उस जवान का नाम असम रेजिमेंट 35 राष्ट्रीय बटालियन हवलदार हंगपन दादा है।
बात 26 मई 2016 की है। श्रीनगर से करीब 150 किलोमीटर दूर एलओसी पर कुछ आतंकवादी अपने हथियार तथा साजो सामान के साथ भारत में घुसने का प्लान बना रहे थे। एलओसी के लिपा वैली में घनी आबादी, घनी हरियाली के बीच अपने कैंपों से बाहर निकल रहे थे। घनी अंधेरी रात थी और बारिश भी हो रही थी। उसी रात 4 आतंकवादी एलओसी पर चढ़ाई करके शम्सबारी माउंटेन रेंज को पार कर एलओसी के इस पार आने की फिराक में थे। शम्सबारी माउंटेन रेंज को पार कर पाना कोई बच्चों का खेल नहीं था, लेकिन इन आतंकवादियों को सेना के स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी बैरियर पॉइंट पर 14,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर भारतीय सेना मोर्चा संभाले बैठी थी। अधिकतर आतंकवादियों को इसी रास्ते घुसपैठ करने के लिए पूरा ट्रेनिंग दिया जाता है और इसी रास्ते अधिकतर आतंकवादी भारत में घुसते हैं, क्योंकि उनका मुकाबला भारतीय पहाड़ी योद्धाओं से होने वाला होता है। शम्सबारी रेंज के रिजलाइन वैली पर जो शम्सबारी एरिया है वह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाती है। वहां पर अधिकतर सैनिक चौकसी करते रहते हैं। जब वे आतंकवादी आगे बढ़ रहे थे तभी ड्यूटी पर तैनात 35 राष्ट्रीय बटालियन के एक जवान को कुछ हलचल महसूस हुआ। वह जवान कुछ हैरान हुआ, फिर मन ही मन सोचा कि शायद कोई जानवर होगा, क्योंकि उस समय बर्फीले जानवरों का घूमना उस एरिया में देखा जाता था। लेकिन वह जवान कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था। वह अपने पोस्ट से बाहर निकला ताकि थोड़ा करीब जाकर देख सके कि मामला क्या है। उस जवान की उंगलियां उनकी AK-47 राइफल के ट्रिगर पर थी, क्योंकि सेना में सिखाया जाता है अपने बंदूक के घोड़े से कभी हाथ मत हटाना, एक क्षण के लिए भी नहीं। 1 सेकंड का सवा हिस्सा जिंदगी और मौत के बीच के फैसले को कम कर सकता है। वह जवान मुश्किल से 30 मीटर ही आगे बढ़ा होगा कि तभी उसे कुछ पैरों के निशान दिखाई दिए। वह समझ गया कि कुछ आतंकवादी सीमा में घुस आए हैं। वे अपने सूझबूझ से ऐसा दिखावा किए कि वह गलती से वहां चले आए हैं। फिर वह अपने पोस्ट की तरफ चले आए और तुरंत इसकी जानकारी अपने मेजर को दिए। लेकिन उस समय उन्हें यह पता नहीं था कि वह आतंकवादी कितने हैं। मेजर ने तुरंत सभी चौकियों पर अलर्ट भेजा। उस समय हंगपन दादा अपने कुछ सैनिकों के साथ अपने साबू चौकी से निकलने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें रिज लाइन से करीब 200 मीटर नीचे जाकर पहाड़ी में बसे बेस से राशन तथा बाकी के सामान लाना था। मेजर का कमांड सुनते ही सभी चौकियां अलर्ट हो गई। दादा नीचे बेस कैंप में जाने का विचार छोड़कर आतंकवादियों को मारने के लिए इस इलाके में घेरा करने लगे ताकि आतंकवादियों को रोका जा सके। दादा को उस पहाड़ी इलाके में 3 सप्ताह पहले ही भेजा गया था। इसी थोड़े वक्त में दादा उस एरिया को अच्छी तरह पहचान गए थे, क्योंकि दादा भी पहाड़ी रेंज से बिलोंग करते थे। वह अरुणाचल प्रदेश के थे और कश्मीर में उनका पोस्टिंग था। कश्मीर में वह 3 सप्ताह पहले ही आए थे। हंगपन दादा एक रात पहले ही अपने पत्नी बच्चों से बात किए थे, लेकिन जब दुश्मन दिखाई देता है तो जंग में खड़ा जवान सब कुछ भूल जाता है और बस अपने फर्ज, अपने देश की ही चिंता करता है। अपने 16 साल के अनुभव का इस्तेमाल करते हुए दादा ने अपने कुछ सैनिकों को उस रूट में भेजा जहां उन आतंकवादियों की आने की संभावनाएं थी। साबू चौकी से कुछ दूरी पर दादा और उनके जवान मोर्चा लगाकर बैठ गए। अपने भेजे सैनिकों को कमांड दिए और इशारों में कहें कि आप लोग उस दिशा में असॉल्ट राइफल और लाइट मशीन गन से ऑटोमेटिक फायर शुरू कर दें जहां आतंकवादियों के छिपे होने की संभावना है। अपने ऊपर अचानक गोलियों की बौछार होते देख आतंकवादी घबरा गए और साबू चौकी की तरफ भागने लगे।
जहां दादा अपने साथियों के साथ ग्रेनेड से उनका स्वागत करने के लिए तैयार बैठे थे। आतंकवादी भागते भागते अचानक रुक गए। उन्हें यह आभास हो गया था कि आगे भारतीय सैनिक हमारा इंतजार कर रही है, इसलिए वह उस समय दो हिस्सों में बट गए और अलग अलग दिशा में भागने लगे। दादा बर्फ में एक चट्टान के पीछे पेट के बल लेटे हुए थे ताकि आतंकवादी और करीब आ सके। आतंकवादी आगे बढ़ते बढ़ते अचानक रुक गए। दादा कुछ समझ पाते इससे पहले ही पीछे की पहाड़ियों से दो आतंकवादी दादा और उनके जवानों पर गोलियां बरसाने शुरू कर दी और उन लोगों को घेर लिया गया। इसके बाद हवलदार दादा का एक अलग ही रूप सामने आया। वह अपने पोजीशन से लंबी छलांग मारते हुए लंबे लंबे कदमों को आगे बढ़ाते हुए अपने AK-47 की पूरी 30 राउंड मैगजीन उन दोनों आतंकवादियों के सीने में उतार दिए। वह आतंकवादी वहीं ढेर हो गए। बाकी बचे आतंकवादी अपनी जान बचाने के लिए पत्थरों की आड़ लेने के लिए इधर उधर भागने लगे। दादा बिजली की फुर्ती से अपने मैगजीन को लोड किए और बिना किसी कवर के उन दोनों आतंकवादियों के पीछे दौड़ पड़े। उनके साथी जवानों ने उन्हें कई बार रोकने का प्रयास किया, लेकिन दादा तो दादा हैं। अपने देश प्रेम अदम्य साहस के धनी वीर सेनानी थे। हवलदार दादा बर्फ में कदम बढ़ाते हुए तीसरे आतंकवादी की ओर बढ़ पड़े। तीसरा आतंकवादी एक बड़ी सी चट्टान के पीछे से निकला और दादा को अपने बंदूकों से ढेर करने की कोशिश किया। दादा बिजली की गति से लंबी छलांग लगाकर दूसरे ओर कूद पड़े और एक चट्टान के पीछे जाकर दादा इंतजार करने लगे जब तक वह आतंकवादी कुछ गलती न कर बैठे। वह आतंकवादी दादा के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करते ही जा रहा था, लेकिन दादा तो चट्टान के पीछे उस पल का इंतजार कर रहे थे। आखिर दादा का सब्र का बांध टूट गया। दादा उस चट्टान के पीछे से रेंगते हुए उस आतंकवादी के नजदीक गया और अचानक उनके करीब जाकर उसके सामने सीना तान कर खड़े हो गए। वह आतंकवादी देश के एक वीर सपूत को अपने सामने ऐसे निर्भय और आंखों में शोला देख घबरा गया। जब तक वह कुछ कर पाता, दादा अपने AK-47 से उसको मौत के आगोश में सुला दिया। अब बचा चौथा आतंकवादी, जो उससे कुछ दूर एक दूसरे चट्टान के पीछे छिपा बैठा था और अपने हथियारों का आकलन कर रहा था। उसके पास अत्याधुनिक हथियार और हैंड ग्रेनेड भी था। दादा उसका अकाउंट क्लोज करने के लिए बिना किसी कवर फायरिंग के ही आगे बढ़ गए, लेकिन इस बार उनके एक जवान ने उनको कवर फायरिंग देने की कोशिश की, लेकिन दादा काफी आगे निकल चुके थे। भारत माता के ताज को अगर कोई छीनने की कोशिश करेगा तो हमारे देश के वीर सैनिक कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। दादा आगे बढ़ते ही गए। दादा जिस अंदाज में आगे बढ़ रहे थे, मानो उन पर देश के दुश्मन आतंकवादियों का सफाया करने का भूत सवार हो गया। उनका हाथ बंदूक के ट्रिगर से एक सेकंड के लिए भी नहीं हटती थी। दादा आगे बढ़ते ही जा रहे थे। अचानक एक चट्टान के पीछे से हैंड ग्रेनेड आकर दादा के पास गिरा और एक धमाका हुआ। दादा को काफी गंभीर चोटें आई। तभी उस रोशनी में दादा को वह आतंकवादी दिख गया। दादा उस पर फायरिंग करने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन वह एक चट्टान के पीछे छिपा था। अचानक एक गोली आकर दादा के सीने में लगी। दादा वहीं गिर पड़े। इसी मौके का फायदा उठाकर वह आतंकवादी दादा के ऊपर फायरिंग करने लगा। दादा शहीद हो चुके थे, लेकिन दादा के हाथों में उनका AK-47 अभी भी मौजूद था। शहीद होने के बाद भी उनकी बंदूकें दुश्मनों से बात कर रही थी। 30 राउंड फायरिंग करने के बाद सारा मैगजीन खाली हो गया। तब जाकर उनकी बंदूक शांत हुई। मौत के आगोश में जाने के बाद भी वह दुश्मनों से लड़ते रहे, लेकिन जाते जाते दादा उस आखिरी आतंकवादी को घायल कर चुके थे। वहां मौजूद बाकी के सिपाही दादा के शहीद होने के बाद रोने लगे थे, लेकिन अभी रोने का शोक या शोक मनाने का वक्त नहीं था, क्योंकि अभी भी एक आतंकवादी जिंदा था। सिपाहियों ने अपने कमांडर के आदेश को फॉलो करते हुए
उस आतंकवादी का इंतजार करने लगे जब तक वह अपने बिल से निकल न जाए। सभी सिपाही अपना पोजीशन लेकर तैयार बैठे थे। 7 घंटे बाद वह आतंकवादी वहां से भागकर घाटियों में जाना चाहा। तभी सिपाहियों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी। वह आखिरी बचा आतंकवादी भी मारा गया। देश के शौर्य साहस को देखकर वहां मौजूद सारे सिपाही अफसर फूट फूट कर रोने लगे। कुपवाड़ा की दुर्गम पहाड़ियों पर हवलदार दादा की आखिरी लड़ाई तुरंत ही एक महानायक की गाथा बन गई। दादा बचपन से ही वीर साहसी थे। कहा जाता है कि एक बार बचपन में उनका एक मित्र नदी में डूब रहा था। दादा अपने जान की परवाह किए बिना उस नदी में कूद पड़े और उस मित्र की जान बचाई थी, जिससे उस गांव में उनका बहुत ही साहसी, बहुत ही निर्भय व्यक्ति के रूप में जाने लगा। वह बचपन से ही साहसी थे। कभी भी वह अपने साहस का घमंड नहीं किए, लेकिन देश के लिए वह मिट मरने को भी तैयार थे। वह एक ऐसे हीरो की तरह देश में छा गए जिन्हें शांति काल के देश के सर्वोच्च सम्मान अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। ऐसे वीर साहसी निडर भारत के सच्चे सपूत की जय हो। उस माँ की जय हो जिसने ऐसे वीर को जन्म दिया। उस पत्नी की जय हो जिसने अपने हिम्मतों पर कफन बांधकर अपने सुहाग को शक्ति प्रदान की। जय हो, जय हो, जय हो। आज की कहानी बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कहानी लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।